जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे हम लोग क्लास 12 का। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12 का एक चैप्टर है और वह चैप्टर क्या है आपका, राजा किसान और नगर। तो राजा किसान और नगर का जो चैप्टर है इतिहास का, इस क्लास 12 के चैप्टर का हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से हर साल आपको क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलता है। तो बात करेंगे क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन क्या करें, जरूर प्रेस कर दें। तो देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन कहा जाता था। और आपके ऑप्शन क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन। तो मैं बात करूं इसका आंसर का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है आपका कि निम्न में कौन से साम्राज्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक राजतंत्र था। यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पे जितने भी साम्राज्य दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा साम्राज्य जो था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक क्या था, राजतंत्र था, और बाद में क्या हुआ कि एक गणतंत्र के रूप में आया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंग, मगध और वात्स जो था वो 6ठी शताब्दी तक क्या था, राजतंत्र था, और बाद में जो है वो गणतंत्र बन गया। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है आपका कि 16 महाजनपदों में से सबसे अधिक शक्तिशाली जनपद कौन सा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मगध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है आपका, माय डियर फ्रेंड, देख सकते हो, प्रश्न है आपका कि 6ठी शताब्दी ईसा में ऐसा कौन सा महाजनपद था जहां पहले राजतंत्र था और बाद में क्या हुआ कि वो गणतंत्र बना। बाद में क्या हुआ, गणतंत्र बना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेदी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न देख सकते हो 55 नंबर का प्रश्न आपका ये रहा कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। तो ऑप्शंस क्या देख सकते हो, प्रथम शिलालेख, सप्तम शिलालेख, दसम शिलालेख और 13वां शिलालेख। तो जो अशोक का जो 13वां नंबर का जो शिलालेख था, यानी कि 13 नंबर का जो शिलालेख था, उसमें अशोक के द्वारा जो कलिंग विजय किया गया था, कलिंग का जो विजय किया गया था, उसका उल्लेख जो है किया गया है। बात करते अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में पूरा पाषाणिक क्या है, पूरा पाषाणिक नामक राज्य की किस महाजनपद में राज्य कर रहा था। तो पूरा पाषाणिक नामक जो राजा था वो किस महाजनपद में राज कर रहा था। यहाँ पर राज्य की जगह क्या होगा, राजा। तो राजा किस महाजनपद में क्या कर रहा था, शासक कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अवंती क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न देख सकते हो आपका स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है आपका कि कनिष्क राजगद्दी पे कब बैठा। और आपके ऑप्शन क्या है, 48 ईस्वी में, 58 ईस्वी में, 78 ईस्वी में और 88 ईस्वी में। तो मैं बोलूंगा कि इसका आंसर आपको देना है। देख सकते हो मैंने यहाँ पे आंसर को खाली छोड़ा है, और इसका मतलब ये मत समझना कि 48 पे ए जो है वो ज्यादा डार्क है, तो आप इसी को आंसर मत समझ लेना, ये आंसर नहीं भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है, फिर मैं आपको आंसर जो है मैं कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी मैं क्या करूंगा, बता दूंगा। बात करें अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने किया था। और आपके ऑप्शन क्या है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र और मुंडक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिंबिसार। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न में। तो प्रश्न देख सकते हो आपका ये रहा कि धम्म नीति को किसके द्वारा लागू किया गया। तो धम्म नीति को अशोक के द्वारा लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न में। तो प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रबंध 3 सदस्यों का एक आयोग करता था। इस आयोग के 6 मंडल थे, तो प्रत्येक मंडल में कितने सदस्य थे। समझिएगा कि मेगास्थनीज ने कहा कि जो पाटलिपुत्र नामक पाटलिपुत्र नामक जो राजधानी था, तो इसमें टोटल 3 सदस्यों का एक आयोग बना था, और हर एक आयोग में टोटल 6 मंडल था। यानी कि उसका जैसे मान लो कि जैसे कि राजधानी हो गया, इसका प्रबंध करने वाला 1 2 3 क्या हो गया आपका, मैं बोलूंगा कि आपका आयोग हो गया, और हर एक आयोग में
आपका 6 क्या था, मंडल था। तो ये जो 6 मंडल था उसमें कितने सदस्य हुआ करते थे, उस मंडल में कितने सदस्य थे, तो 5, हर एक मंडल में 5 सदस्य हुआ करते थे, 5 सदस्य हुआ करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न देख सकते हो आपका कि अशोक किस वंश का शासक था, और आपके ऑप्शन क्या है, नंद वंश, गंग वंश, गुप्त वंश और क्या है, मौर्य वंश। तो आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य और उन्हीं के पीढ़ी के वंशज था, तो ये क्या हो जाएगा, मौर्य वंश का शासक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न आपका देख सकते हो, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं हुआ था। तो भाई अशोक का जो अशोक ने पता है कि बाद में वो बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो इन्होंने जो बौद्ध धर्म को अपनाया तो इनमें से कौन सा ऐसा देश है जहां पे बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ सही ढंग से, और आपको क्वेश्चन क्या है, जापान में, सीरिया में, ब्रिटेन में और श्रीलंका में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रिटेन क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न में। तो प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, यानी कि किसके काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं गुप्त काल। और याद रखिएगा कि गुप्त काल में सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के जारी हुए थे, जिसके कारण इसके काल को, यानी कि इसके काल में सबसे ज्यादा सोने का उपयोग किया गया था, इसीलिए इसको क्या कहा गया कि इसको स्वर्ण काल कहा गया, गुप्त काल को क्या कहा गया, स्वर्ण काल कहा गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न देख सकते हो, अशोक के प्राप्त अभिलेखों की संख्या कितनी थी, यानी कि अशोक के द्वारा जितने भी अभिलेख, शिलालेख का मैं बात करूंगा कि वर्णन किया गया है, तो उसमें सबको पता है कि जैसे 13 नंबर का शिलालेख में क्या था, कलिंग विजय के बारे में बताया गया था। दूसरे जो टोटल जो शिलालेख है तो उनकी जो संख्या थी वो कितना था, 75। तो अशोक के द्वारा कुल मिला के 75 शिलालेखों का खोज किया गया जो अशोक के काल का था। बात करते अगले प्रश्न में। प्रश्न क्या देख सकते हो, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, और आपके ऑप्शन क्या है कि पतंजलि के द्वारा, हरिसेन के द्वारा, वानभट्ट के द्वारा और कालिदास के द्वारा। तो हरिसेन की कृति है प्रयाग प्रशस्ति, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो उत्तर पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। तो गौर कीजिएगा कि ऐसे जो उत्तर पश्चिम जो भारत है हमारा, उसमें जितने भी अशोक के अभिलेख पाए गए हैं उन अभिलेखों में किसका प्रयोग किया गया है, तो उसमें खरष्टी लिपि का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला जो लिपि है उसका प्रयोग किया गया है। बात करें अगले प्रश्न में। तो प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रबंध कौन करता था। टकसाल यानी कि जहां पे रुपया या सिक्के बनाए जाते थे उसको क्या बोला था, टकसाल। तो उसका प्रबंध कौन करता था, तो उसका प्रबंध करता था क्या, लक्षाण सेन, इसको क्या बोलेंगे, लक्षाध्यक्ष, क्या बोलेंगे, लक्षाण अध्यक्ष जो होता है वो करता था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न। प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि मौर्य काल में सेना का प्रबंध करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था या वो क्या कहलाता था। तो सेना का जो अध्यक्ष होता था या जो उसका प्रबंध करता था उसको बलाध्यक्ष कहा जाता था, यानी कि जिसके पास बल होगा उसको क्या बोलेंगे, बलाध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी डी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करते अगले प्रश्न में। प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि रजत रंगिनी के लेखक कौन थे। रजत रंगिनी के लेखक कौन थे, माधव कलहन थे, क्या थे, कलहन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है देख सकते हो कि मौर्यकालीन क्या है, मौर्यकालीन कलिंग राज स्थित है। ये जो मौर्य का जब काल चल रहा था तो उस समय जो कलिंग राज्य का हम लोगों ने जिक्र किया, वास्तव में ये कहां पे था, वर्तमान में कहां पे था। और आपके ऑप्शन क्या है कि वर्तमान उड़ीसा में, वर्तमान पूर्वी उड़ीसा में, वर्तमान पश्चिमी उड़ीसा में और क्या है, वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में। मैं फिर ऑप्शन बता दूं कि वर्तमान उत्तरी उड़ीसा में, पूर्वी उड़ीसा में, पश्चिमी उड़ीसा में कि दक्षिणी उड़ीसा में। तो ये जो कलिंग राज था ये वास्तव में उड़ीसा में है, लेकिन उड़ीसा में कहां पे है, तो पश्चिमी उड़ीसा में है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न में। प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी प्राप्त हुआ है। अर्थशास्त्र और इंडिका को किसने लिखा था, आपको पता है, मेगास्थनीज ने लिखा था। और अर्थशास्त्र का रचना किसने किया था, आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त के जो मौर्य है कौटिल्य, उन्होंने लिखा था। तो बोला कि इसके द्वारा किस राजवंश का जानकारी किया गया है, तो सातवाहन राजवंश का, इनका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो मौर्य राजवंश क्या है देख सकते हो, मौर्य साम्राज्य रूप से कितने भागों में विभक्त था। तो मौर्य जो साम्राज्य था वो टोटल कितने भागों में या उसके कितने प्रांत थे। तो जो मौर्य साम्राज्य था उनको कुल मिला के 4 प्रांत थे या उसको 4 भागों में बांटा गया था। बात करें अगले प्रश्न में।
तो प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है 23 नंबर का प्रश्न कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। और किसने किया था, तो मैं आपको बता दूं कौटिल्य ने किया था। किसने किया था, कौटिल्य ने किया था। और ये कौटिल्य कौन था, तो आपको बता दूं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, जिसको चाणक्य भी कहा जाता था। बात करें अगले प्रश्न में, प्रश्न आपका देख सकते हो, मौर्य काल में जनपद से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहा जाता था। यानी कि ऐसा आय जो जनपद से प्राप्त होता है, यानी कि लोगों से जो प्राप्त होता था, उसको क्या कहा जाता था, तो उसे राष्ट्रीय कहा जाता था। क्या राष्ट्रीय कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न पर, तो पतंजलि के महाभाष्य में हमें किस की जानकारी मिलती है। यानी कि पतंजलि के द्वारा जो महाभाष्य की रचना किया गया था, जिस तरह चंद्रगुप्त ने या जिस तरह से कौटिल्य ने या मैं बात करूं चाणक्य ने किसका रचना किया था, अर्थशास्त्र का। जिस तरह मेगास्थनीज ने इंडिका का रचना किया, उसी तरह पतंजलि ने महाभाष्य का रचना किया था। तो इसमें किस वंश की जानकारी मिलती है, और आपका ऑप्शन क्या है, गुप्त वंश है ना, प्रायक मौर्यकालीन या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा प्रायक मौर्यकाल। और अगर ऐसे मौर्यकाल दिया रहेगा तो मौर्यकाल आपको ऑप्शन में क्या कर सकते हो, हिट कर सकते हो। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि मगध साम्राज्य की राजधानी थी। तो आप ऑप्शन देख सकते हो क्या, चंपा, गांधार, उज्जैन या पाटलिपुत्र। तो मगध की जो राजधानी थी, इनमें से जो ऑप्शन दिया हो उसमें आपका क्या होगा, पाटलिपुत्र क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न में, प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। और मैंने अभी आपको खुद बताया कि कौटिल्य, और कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न पर, तो 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। तो 16 महाजनपदों का उदय कब हुआ था, तो जब बौद्ध युग था उस समय किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे मौर्य युग मारेंगे, नहीं, जब से बौद्ध युग शुरू हुआ तब से 16 महाजनपदों का क्या हुआ, उदय हुआ है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो बिंबिसार का संबंध किस वंश से था। यानी कि बिंबिसार जो है वो किस वंश का शासक था, तो बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का शासक था, हर्यक वंश का शासक था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। गुप्त वंश के, मौर्य वंश के बारे में आपको पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए, अशोक हो गया। ऑप्शन देख सकते हो अगला क्या है क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा महाजनपद दक्कन में स्थित है। और आपका ऑप्शन क्या है, कौसाल, अवंती, असमाल और क्या गांधार। तो अवंती जो है वो दक्कन में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है असमाल जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि असमाल जो है वो दक्कन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न पर, प्रश्न क्या देख सकते हो, बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है। तो बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है, तो इसे गण संघ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न में, प्रश्न देख सकते हो आपका ये रहा कि गांधार महाजनपद की राजधानी थी। यानी कि गांधार जो था उसका राजधानी कहां पे था, तो गांधार का राजधानी कहां पे था, हटाक में था। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न में, प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि जनपद का मतलब क्या होता था। और आपका ऑप्शन क्या है कि जहां लोग मवेशी रखते हैं, जहां लोग अपना घर बनाते हैं, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी कि जहां पे लोग मवेशियों को रखते हैं और अपना घर बनाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो जनपद अस्तित्व में कब आ चुके थे, यानी कि जनपद जो है वो अस्तित्व में कब आ चुके थे। आपको पता होगा कि ये बौद्ध काल में उदय हुआ था, और अस्तित्व में कब आए थे, तो ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक अस्तित्व में आ चुके थे, यानी कि एस्टेब्लिश हो चुके थे। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, तो देख सकते हो पंच चिन्ह वाले सिक्के कौन बनाते थे। यानी कि पंच चिन्ह वाले जो सिक्के हैं वो कैसे, माने किसके बने होते थे। जैसे अगर वंश होता तो वंश के बारे में बात करते, लेकिन किसके बने होते थे। ऑप्शन देख सकते हो आपका क्या है, सोने का, चांदी का, तांबा का, और बी और सी दोनों, यानी कि चांदी और तांबा का बना होता था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। यानी कि 5 चिन्ह वाले जो सिक्के होते थे वो अक्सर चांदी का या तांबा का बना होता था। बात करें अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि महाजनपदों में मूल बस्तियों की इकाई है। यानी कि महाजनपद जो था उसमें जो मूल बस्तियां था उसकी इकाई क्या है, तो उनको क्या कहा जाता था, उनको गांव कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न में, प्रश्न देख सकते हो आपका ये रहा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना क्या था। तो पाटलिपुत्र नगर जो आपको पता है कि मगध का राजधानी था, जब चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक जब शासन पे आया था, मौर्य वंश शासन पे आया था, तो उसका स्थापना किसने किया था, तो इसका जो स्थापना है वो उदयन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न में, प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका
कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना क्या किसने किया था, तो मेगास्थनीज ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। आप ये बताइए कौटिल्य ने किसकी रचना किया था, तो अर्थशास्त्र का किया था। एक बार अलगोरू ने किसका रचना किया था, एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता दे तो मैं समझूंगा कि आपने चैप्टर को ठीक से पढ़ा है। बात करें अगले प्रश्न में, प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि अवंती महाजनपद की राजधानी थी, यानी कि जो अवंती है उसकी राजधानी क्या थी, तो उसकी जो राजधानी थी वो माहिष्मती थी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। जी हाँ, वही माहिष्मती जिसको हम लोगों ने किसमें देखा था, बाहुबली में देखा था। बात करें अगले प्रश्न में, प्रश्न क्या देख सकते हो आपका कि प्राचीन भारत में धम्म यानी कि धम्म नीति की शुरुआत किस शासक ने किया था, तो प्राचीन भारत में जो धम्म नीति का शुरुआत है वो अशोक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि कौशांबी को आधुनिक किस नाम से जाना जाता था, यानी कि वर्तमान में कौशांबी को किस नाम से जाना जाता है, या तो ये आपका क्वेश्चन है। और ऑप्शन क्या है, कन्नौज, कुशीनगर, कानपुर या कौशल, तो क्या होगा कन्नौज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो महावीर ने पार्श्वनाथ सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, यानी कि हर एक देखिएगा कि हर एक संत का, हर एक सन्यासी का अपना एक सिद्धांत होता है और उसी विचारों पे वो काम करता है। तो जब महावीर जी ने पार्श्व का सिद्धांत लिया तो उस समय कुछ सिद्धांत बनाया, लेकिन बाद में कुछ नए सिद्धांतों को जोड़ा। तो क्या नए सिद्धांत को जोड़ा, आपका ये क्वेश्चन है। और आपका ऑप्शन क्या देख सकते हो, अहिंसा, तो अहिंसा पहले से था। ब्रह्मचारी ये भी पहले से क्या बोलते हैं, सत्य और अपग्रह ये दोनों ही था, लेकिन देख सकते हो ये जो ब्रह्मचारी है ये इसको बाद में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न में, प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि प्राचीन भारत की प्रारंभिक लिपि को क्या कहा जाता है, कि प्रारंभिक जो लिपि था वो क्या था, तो ब्राह्मी लिपि था, या प्राचीन भारत की पहली। और जो पश्चिम और उत्तर पश्चिम जो भारत था उसमें जब मौर्य काल की क्या बोलते हैं जो भी शिलालेख पाया गया था उसमें खरष्टी लिपि पाया गया था, याद रखिएगा आप लोग। बात करें अगले प्रश्न, प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ, तो कलिंग का युद्ध जो है माय डियर फ्रेंड वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर एक जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया, और ये मेरे हिसाब से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का जो काम है वो किसने किया था, तो अजात शत्रु की नीति थी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, प्रश्न देख सकते हो क्या है, जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे, तो जीवक वैद्य जो थे वो किस काल के थे, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो हर्यक वंश के थे। और हर्यक वंश के पता आपको कौन था, बिंबिसार, आपको याद रखना पड़ेगा। बात करें अगले प्रश्न पर, देख सकते हो अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराया था, याद रखिएगा सुदर्शन झील एक झील है, इसका जो मरम्मत वो किसने कराया था, तो रुद्र दामन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न में, प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है, प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में अशोक के कितने बृहद शिलालेख पाए गए, बृहद माने बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो सबसे बड़े बड़े जो शिलालेख उनकी संख्या कितना है, 14, कितना है 14, और टोटल कितना पाया गया था, तो 75 पाया गया था, आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न में, प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन किस नदी के संगम पर किया, इनके पाटलिपुत्र नगर जो है उसका स्थापना उदयन ने क्या किया था, तो किस नदी के में से किया गया था, तो मैंने आपको पहले ही बताया था किसकी जो स्थापना है वो गंगा, सोन और पुनपुन नदी है, ये तीनों के संगम पे किया गया है। लेकिन मोस्टली केस पे आपको गंगा और सोन ही दिखेगा, तो दोनों को ही क्या करना है, मारना है। अगर पुनपुन रहा तो एक ऑप्शन आपको क्या रहेगा, इनमें से सभी, तो क्या करना है, इनमें से सभी आपको मार के आना है। बात करें 50 नंबर प्रश्न का, तो प्रश्न क्या है कि सर्वप्रथम हुर्नों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है, तो हुर्नों को जो परास्त किया था वो स्कंदगुप्त के द्वारा परास्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न, प्रश्न देख सकते हो क्या है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, तो यूरोप का जो समुद्रगुप्त था उसे नेपोलियन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, प्रश्न चलिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, आप क्या करें कमेंट बॉक्स में हमें बता दें। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है, यानी कि इतने राजा है, 3 राजाओं में से कौन सा राजा है जिसके शिलालेख में भूमिदान का उल्लेख मिला है, तो अशोक के शिलालेख में, समुद्रगुप्त के शिलालेख में, प्रभावती गुप्त के अभिलेख में, या इनमें से सभी, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रभावती जो गुप्त वंश का था उसके शासनकाल में देखने के लिए मिला है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो 510 ईस्वी में सती प्रथा के साथ वाला प्रथम अभिलेख कहां मिला है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, साथ नहीं, यहाँ पे क्या होगा, साक्ष्य, क्या हो जाएगा, साक्ष्य।
तो 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहां मिला है? तो ये कहां पे मिला है? तो एरण में मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा था? और याद रखिएगा कि अशोक के द्वारा 2 अनुयायियों को, एक महेंद्र और एक संघमित्रा को भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो इसको कहां कहां भेजा गया था? तो देखिएगा, इनको देखिए ब्रिटेन तो नहीं भेजा गया था, बांग्लादेश में और पाकिस्तान नहीं भेजा गया था, इनको श्रीलंका भेजा गया था। और मैं बता दूं कि श्रीलंका में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था? केवल अभिलेखों के ही आधार पर अशोक का पूरा राज का जो लिखने का काम किया था। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि मगध वर्तमान बिहार के किस हिस्से में है? यह क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मगध किस भारत के किस राज्य में है और उस समय बिहार माना, लेकिन मैंने क्वेश्चन क्या दिया है कि वर्तमान में मगध बिहार के किस भाग में है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये पटना और गया के हिस्से में बात सही है, नालंदा के हिस्से में यह भी सही है, और आपका क्या है कि देख सकते हो शाहाबाद के हिस्से में यह भी सही है। तो उपरोक्त क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि वर्तमान में जो मगध है वो बिहार के किस भाग में है? तो ये जो तीनों भाग है, तीनों के भागों में आता है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या है कि मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जाता है? सबसे जो महत्वपूर्ण जो साक्ष्य है उसको स्तंभों को माना गया, ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, क्योंकि अशोक चक्र के बारे में आपको पता होगा जो यहीं से लिया गया है। बात करें अगले प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो जब गुप्त जब शासन कर रहा था तो उस समय कौन आया था? तो उस समय फायान आया था, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। यानी गुप्त के काल में कौन आया था? फायान, आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न देख सकते हो क्या है कि मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में आया था? और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि आहत सिक्के किसने जारी किया? तो आहत सिक्के जो है वो राजा के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा और नागरिकों के द्वारा, यानी कि उपरोक्त सभी के द्वारा क्या किया गया था? जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि चंद्रगुप्त की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो चंद्रगुप्त की जो जानकारी है वो प्रयाग प्रसिद्धि अभिलेख से मिलता है, और यह किसकी लेख है? तो हरिसेन की कृति है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहता था? तो नवरत्न जो है माय डियर फ्रेंड वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहता था। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न में, तो प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि अभिज्ञान कुशलम किसकी रचना है? तो ये कालिदास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है माय डियर, प्रश्न है आपका कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो किस शासक को? तो अशोक को क्या कहा जाता है? प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने भागों में बांटा है? तो ये जो मेगास्थनीज ने जब अपना इंडिका जब लिखा तो उसमें पूरे के पूरे भारत को कुल मिला के 7 भागों में बांटा है, पूरे भारत के समाज को 7 भागों में बांटा है। बात करें अगले प्रश्न देख सकते हो क्या है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट वंश ने। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न में, पुराणों की संख्या कितना? सबको पता होगा कि पुराणों की संख्या कितना है माय डियर फ्रेंड? तो पुराणों की संख्या कितना है? 18। और कुरान का संख्या कितना है? फटाफट क्या करें, कौन ऑप्शन टाइप करें कि कुरानों की संख्या कितनी है। बात करें प्रश्न पर, तो वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां पे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में है, आपको यह याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न में, तो प्रश्न पे चलते हैं माय डियर फ्रेंड। प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या खत्म हो गया? आप देख सकते हो यहां से हमारी इंफॉर्मेशन आ गया। आपको पता होगा कि टोटल कुल मिला के हमारे 4 चैनल है, लेकिन मैं 3 चैनलों का हमेशा उल्लेख करता हूं। एक तो आपका प्रीतम एकेडमी, दूसरा आपका क्या हो गया? प्रीतम एकेडमी 2। तो प्रीतम एकेडमी में जितने भी न्यूज वाले वीडियो आपको मिलेगा, आप इस लिंक को टच करोगे, अगर आप हमारे वेबसाइट पे हो तो क्या करना, टच करना से आपको चैनल मिल जाएगा। और प्रीतम एकेडमी 2 में जो भी आपको क्लास वाइज इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। साथ में तीसरे चैनल का मैं बात करूं तो अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो और आपको यहाँ पे डेली टू डेली मोटिवेशनल वीडियो क्या होगा, मिलता रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना है, साथ में चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल का आइकन क्या करना है, प्रेस जरूर करना है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।